हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी की कुछ लैंडमार्क केसेस की। ये सारे केसेस आपके जुडिशरी के एग्जाम के लिए इनफ हैं। अगर आपने ये केसेस अच्छी तरीके से याद कर लिए तो और केसेस आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लैंडमार्क केसेस हैं। तो इससे जो है आपका मेंस आंसर राइटिंग में काम हो जाएगा। हाँ, अगर कहीं से रिसेंट केसेस आप लोगों को मिलते हैं तो वो आप लोग ज़रूर अपने आंसर में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो और भी बेटर होगा। ठीक है, बाकी ये लैंडमार्क केसेस हैं जो कि हमेशा प्री में और मेंस में भी आप इससे लिख करके आ सकते हो। प्री में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पनिशमेंट से रिलेटेड केस है। वो केस किस बारे में है? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1980। ये केस का नाम आपने कई बार सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेथ सेंटेंस शुड नॉट बी पास्ड एक्सेप्ट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं होगा तब तक जो है कोई भी कोर्ट डेथ सेंटेंस पास नहीं करेगी। तो मतलब डेथ सेंटेंस को पास होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम ऑफेंस होना चाहिए तो ही जो है डेथ सेंटेंस पास करी जाती है। ठीक है, फिर गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट, AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट 600। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स एन इम्प्रिजनमेंट दैट कंटिन्यूज टिल द लाइफ ऑफ द कन्विक्ट एंड इज नथिंग लेस। अब ये जो क्वेश्चन, ये जो इस पर्टिकुलर केस में हेल्ड किया गया, ये एज इट इज क्वेश्चन आता है इस पर कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब होता है। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, उसका मतलब होता है LI। तो ये इस केस में हेल्ड हुआ कि इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जब तक की जिंदगी है उस कॉन्विक्ट की, और इससे कुछ कम नहीं, जब तक कि उसकी जिंदगी चलेगी तब तक जो है उसे जेल में रहना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखिए, रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन, क्योंकि आपको ऑप्शन में यही दिया जाएगा। फिर मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 2005 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यानी अगर किसी को LI मिल रही है तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट क्या मतलब है? हार्ड लेबर भी जो है होगा। मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आएंगे हम जनरल एक्सेप्शंस के कुछ केसेस पर। KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था। इस केस में हेल्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ एन अक्यूज्ड प्लीड्स एक्सेप्शंस, अगर अक्यूज्ड एक्सेप्शंस को प्लीड कर रहा है that contained in IPC, then there is a presumption against him and the burden to rebut that presumption is on him. तो presumption उसके ऊपर होता है और burden उसको, उस presumption को rebut करने का भी जो है उसके ऊपर होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन है वो कह रहा है कि मैं certain exceptions में fall कर रहा हूँ, तो भाई प्रूफ करो उस बात को। burden of proof या onus of proof। देखिए सेक्शन 101 क्या कहता है आपका, 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता, जो केस लेकर के आता है बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा केस का उसी के ऊपर रहता है। ओनस का क्या मतलब है? ओनस का ये मतलब है ये एक फैक्ट से रिलेटेड बर्डन होता है, जो कि आपको 102 में दे रखा है। अब आप मुझे ये बताएंगे, ये तो मैंने बता दिया जनरल सेक्शन आपको, ये जनरल एक्सेप्शंस अगर कोई बंदा प्लीड कर रहा है तो वो कौन से सेक्शन में जाएगा? इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में जाएगा? ठीक है, ये सवाल है आपका प्री का जो मैंने आपसे पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ओनस ऑफ प्रूफ क्या होता है? ओनस ऑफ प्रूफ फैक्ट से होता है, मतलब कि जो जो पर्टिकुलर तथ्य बोल रहा है वो पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। TN, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। TN लक्ष्मिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। The accused has to prove that his case falls within the general exceptions. यहाँ पे उसे प्रूव करने की उसका केस जो है जनरल एक्सेप्शंस में आ रहा है। ठीक है, the standard of proof is not the same as expected from the prosecution. It is sufficient that the accused makes his case in any of the general exceptions by the standard of preponderance of probabilities. प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होता है? सिविल केसेस में होता है जनरली। ठीक है, इसमें क्या होता है ना बेसिकली कि आपको सिविल केसेस जो होते हैं वो पूरे प्रूव नहीं करने होते। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का देखो दो बातें हैं, कॉन्सेप्ट समझना। दो चीजें हैं, सिविल केसेस में होता है आपका प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और आपका क्रिमिनल केसेस में होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो है आपको केस प्रूव करना होता है। ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको केस प्रूव करना होता है, यानी कि 100%।
100% केस अगर प्रूव हो, अगर कोर्ट के मन में 1% भी डाउट रह गया, अगर प्रोसिक्यूशन सही से पूरा केस प्रूव नहीं कर पाई, तो अक्यूज्ड को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अक्यूज को छोड़ दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता। सिविल केसेस में अगर 51% भी आपने केस प्रूफ कर दिया है तो वो मामला आपके साथ जो है चला जाएगा, यानी कि आप जो है उस में आप जीत जाएंगे केस। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में तो ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल केसेस में आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा इस केस में, इट इज सफिशिएंट। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है एक्सपेक्टेड जो था, देखो द अक्यूज्ड को ये चीज प्रूव करनी थी कि जनरल एक्सेप्शन है। क्रिमिनल केसेस में क्या है, अक्यूज्ड का सिर्फ इतना काम है कि एक छोटा सा डाउट डाल दे बस कोर्ट के मन में या कोर्ट में कि ये पर्टिकुलर चीज, या जब भी कोई ऑफेंस वगैरह हुआ मैं वहां पर नहीं था, या कोई भी किसी भी तरीके का डाउट वो डाल दे, तो वो 0.1% भी अगर डाउट कोर्ट के मतलब कोर्ट के अगर दिमाग में रह गया, जज के दिमाग में अगर रह गया, तो वो उसको कन्विक्ट नहीं करते। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज सफिशिएंट दैट द अक्यूज्ड मेक्स हिज केस इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस, कि किसी भी जनरल एक्सेप्शंस में कह दे कि वो फॉल कर रहा है बाय स्टैंडर्ड ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखिएगा। ये भी आपका प्री का क्वेश्चन है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ होता है, तो वो सिविल केसेस में होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको केस क्रिमिनल केस में प्रूव करना होता है। ठीक है, भी मैं इसलिए रब कर रही हूँ ताकि जब आपको पीडीएफ मिले टेलीग्राम चैनल पे तो आपको वो साफ सुथरी मिले। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आराम से आप लोग इसे देख सकते हैं। अब हम आते हैं मैग्नॉटन केस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही प्रचलित केस है। ठीक है, फेमस केस है। इस केस में ये सारी चीजें हेल्ड हुई थी। क्या लेड डाउन किया था? द कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस रिगार्डिंग इंसेनिटी। एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू बी सेन, हर उस इंसान को सेन माना जाएगा कि वो ठीक ठाक है और पोजेस करता है एक सफिशिएंट डिग्री ऑफ रीजन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम्स अंटिल द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड। हर इंसान को माना जाएगा कि वो ठीक ठाक है और वो एक सफिशिएंट डिग्री वो समझ रहा है कि जो उसने क्राइम किया है उसका ही हैज दैट पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर कॉन्ट्री प्रूव हो जा रहा है तो बात अलग है। सबसे पहली चीज ये कही इस पर्टिकुलर केस में। दूसरी बात क्या कही, टू स्टैब्लिश द डिफेंस ऑफ इनसेनिटी इट मस्ट बी क्लियरली शोन एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ एक्ट। जब आप डिफेंस ऑफ इनसेनिटी ले रहे हो, स्टैब्लिश करना है अगर आपको, तो ये चीज जब एक्ट कमिट हुआ तो ये पर्टिकुलर चीज प्रूव करनी। द पार्टी अक्यूज्ड वाज लेबरिंग अंडर सच डिफेक्ट ऑफ रीजन एज नॉट टू नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एक्ट। की अक्यूज्ड पर्सन को अगर वो डिफेंस ले रहा है इनसेनिटी का, तो उसको कोई भी मतलब वो किसी भी तरीके से समझ ही ना पाया हो उस पर्टिकुलर एक्ट की नेचर को, क्या उस एक्ट का क्वालिटी है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो जो ये एक्ट कर रहा है, ही वाज डूइंग, और इफ ही डिड नो दिस दैट ही डिड नॉट नो दैट व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग। और या फिर अगर उसे ये बात पता भी थी तो वो जो कर रहा है, देखो दो बातें हैं, फिर से समझो। सबसे पहली बात तो कि ये कही कि जब डिफेंस ऑफ इंसेनिटी अगर कोई पर्सन ले रहा है तो सबसे पहली बात तो कि उसे ये चीज पता, मतलब एक्ट का नेचर ना पता हो, एक्ट का नेचर ना पता हो, ठीक, उसकी क्वालिटी ना पता हो, या ये कह लो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज ना पता हो जब वो ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है। ठीक, ये उसको नहीं पता, ही वॉज नॉट नोइंग दिस। लेकिन अगर उसे ये बात पता है, दूसरा केस क्या है, इफ ही डिड नो दिस, अगर उसे ये बात पता है तो उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि वो जो ये काम कर रहा है वो गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, इफ द अक्यूज्ड वाज कॉन्शियस, अगर अक्यूज्ड कॉन्शियस है दैट द एक्ट वाज वन which he ought not to do, that if the act was at the same time contrary to the law of land, he is punishable। ठीक है, अगर उसे ये बात पता है कि ये जो एक्ट है ये कॉन्ट्री है लॉ ऑफ लैंड के, मतलब कि जो आपका पर्टिकुलर आईपीसी है ये इसके अगेंस्ट अगर जा रहा है, अगर उसे इस बात का नॉलेज है तो वो पनिशेबल होगा वो बंदा। ठीक, देन व्हेन अ पर्सन इज इनसेन, इज अंडर एन इनसेन डिल्यूजन as to the existing facts, ठीक है, as to the existing facts, commits an offense and the consequence thereof, वो कोई offense commit कर रहा है उसके consequence में, the answer must depend on the nature of the delusion, answer depend करना चाहिए किस तरीके का delusion था उस पर, but making the assumption that he labors under partial delusion only and is not in other respects insane, he must be considered in the same situation as to responsibility as if the facts with respect to which the delusion exists were real।
तो अब देखो इतना कुछ आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है, इतना कुछ नहीं लिखना है। अगर आप ये दोनों पॉइंट्स भी लिखते हो तो ये मोर देन इनफ है, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा आंसर लिखने का या इतना बड़ा, अगर सिर्फ इस केस को ही डिफाइन करना है तो बात अलग है, पर्टिकुलर केस ही लिखना है तो फिर वो बात अलग है। लेकिन अगर सिर्फ इंसेनिटी पर क्वेश्चन आया है तो आपको ये 2 पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे तो वो काफी रहेगा, तीसरा पॉइंट भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, अब ये डीपीपी वर्सेस बियर्ड वाला केस है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये डीपीपी वर्सेस बियर्ड वाला केस है। जस्ट मिनट, हाँ देखो, House of Lords laid down three rules regarding drunkenness. Insanity, whether produced by drunkenness or otherwise, is a defense to the crime charge. Insanity भले ही आपका मतलब पीने से आया हो या किसी और तरीके से insanity आपको आई है, वो एक डिफेंस की तरह वर्क करेगा। डीपीपी वर्सेस बियर्ड में ऐसा कहा गया। Evidence of drunkenness which renders the accused incapable of forming the specific intent, जो ड्रंकनेस का एविडेंस है वो अगर अक्यूज को इनकेपेबल बना रहा है कि वो मतलब कि वो कोई स्पेसिफिक इंटेंट नहीं फॉर्म कर पा रहा है, उसको कोई इंटेंशन नहीं फॉर्म कर पा रहा है, एसेंशियल टू, ये स्पेसिफिक इंटेंट किस लिए, क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसको जो है कोर्ट कंसिडरेशन में लेगी विद द अदर फैक्ट्स प्रूव इन ऑर्डर टू डिटरमाइन whether or not he had the intent, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को कोर्ट को कंसिडरेशन में लेना होगा। Evidence of drunkenness falling short of a proved capacity in the accused to form the intent necessary to constitute the crime and merely establishing the mind was affected by drink so that he more readily gave way to the violent passion does not rebut presumption that the man intends that natural consequences of his acts. तो ये रिबट नहीं करेगा इस प्रिजम्पशन को। ये हो गया अपना डीपीपी वर्सेस बियर्ड। अब हम आते हैं वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो। अब देखो इस केस में क्या हुआ, so far as the knowledge is concerned we must attribute to the intoxicated man the same knowledge as if he was quite sober, but as far as intent is concerned it must be gathered from the attending general circumstance of the case paying due regard to the degree of intoxication। इसमें कहा कि अगर नॉलेज कंसर्न है तो हम उसी तरीके से देखेंगे जैसे कि इंटॉक्सिकेटेड इंसान को भी वही सेम नॉलेज रहती चाहे अगर वो सोबर होता तो, ठीक है। अब हम आएंगे डोमिनिक वार्के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पे। The right to private defense rests on 3 ideas. There must be no harm inflicted then necessary for the purpose of defense. इतना ज्यादा harm नहीं, अब सामने वाला अगर आपको लाठी से मारा है तो आपको भी जो है पर्टिकुलर उसी लाठी से नहीं, मतलब आप भी उतना ही हार्म उसको इन्फ्लिक्ट करोगे जितना वो मार रहा है, उसके ज्यादा प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो झापड़ मारा है तो आप सामने उसको झापड़ मार सकते हो, बट अगर उसने आपको मारा है ऐसे नॉर्मली सिंपल हर्ट करने की कोशिश की तो आप उसको गोली से नहीं मार सकते, ठीक है। बेसिकली ये होता है। तो यहाँ पर देयर मस्ट बी नो हार्म इन्फ्लिक्टेड देन द नेसेसरी, जितना नेसेसरी उससे ज्यादा हार्म नहीं होना चाहिए। आपने पता चला रेज ऑफ एंगर में आकर के डिफेंस के नाम पर एकदम उसको गोली वोली मार दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए आपके डेंजर, मतलब आपको डेंजर होना चाहिए टू द बॉडी, आपकी बॉडी को, फ्रॉम द अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, ठीक है। वो जो भी ऑफेंस करने वाला है कोई भी बंदा, उससे आपकी बॉडी को या प्रॉपर्टी को जो है दिक्कत होनी चाहिए, कुछ डेंजर होना चाहिए। द राइट डज नॉट कमेंस अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन, ये राइट तब शुरू नहीं होता अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, अगर रीजनेबल डर नहीं है तो फिर जो है ये राइट शुरू नहीं होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप तब एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फिर आपका आ गया केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसको हम सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन पर भी जो है गाइडलाइंस दी थी। क्या कहा था, वेदर रीजनेबल मैन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ सोसाइटी एज दैट ऑफ अक्यूज्ड एंड प्लेस्ड इन सेम सिचुएशन वुड बी प्रोवोक्ड टू लूज हिज सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर ये देखा जाएगा, मतलब एक टेस्ट बेसिकली उन्होंने करने को कहा, मतलब समझने के लिए सॉरी, कि क्या जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी उसी तरीके से अक्यूज की तरीके से बिहेव करते अगर उनको जो है सेम सिचुएशन में रखा जाता, क्या वो भी उसी तरीके से प्रोवोक हो जाते, अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते, ये चीज देखनी होगी पहले। वर्ड्स एंड जेस्चर में ऑल्सो इन सर्टन सर्कमस्टांसेस अमाउंट टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ठीक है। वर्ड्स और जेस्चर्स जो होते हैं वो कभी कभी वो भी जो है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन को
मतलब किसी को भी किसी भी तरीके से, अब किसी के बोलने से, कोई जेस्चर करने से भी ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उस बंदे ने कोई एक्ट ही किया है तो ही जो है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हो रहा है। मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय प्रीवियस एक्ट्स ऑफ विक्टिम मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मेंटल बैकग्राउंड जो है, जो भी विक्टिम ने, मतलब जो विक्टिम का पर्सन जिसके ऊपर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कर करके उसको जो परेशान किया गया है, या उसकी जो भी कुछ हुआ है उसके साथ, तो मतलब जिसको इंजरी वगैरह हुई है, उसने क्या पहले एक्ट किया कि बंदा एकदम से ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आ गया सामने वाला, तो वो सारी चीजें भी देखनी होंगी। ये सारे टेस्ट जो है परफॉर्म करने होंगे। फर्स्ट ब्लो, सॉरी, फेटल ब्लो शुड बी ट्रेस्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एंड नॉट आफ्टर पैशन हैज कूल्ड डाउन। भाई तुरंत होना चाहिए तो हम कहेंगे कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में हो गया। तुरंत होने का मतलब है कि इधर से अगर उसने मतलब इधर गोली क्या चलाई, इधर से अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ ऐसा बोला है, तो वो तुरंत ही आप कर दो। कुछ आपने प्राइवेट डिफेंस भी किया, कुछ भी अगर आपने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में कर दिया, वो मान लिया जाएगा कि इधर से उसने कुछ, मान लो कि अब्यूज किया या कुछ भी बोला, तो यहां से अगर आपने तुरंत ही कर दिया तो वो चीज तो ठीक है। आपका हीट ऑफ रेज ऑफ एंगर था, पैशन में थे, आपने जो है उसको मार दिया या गोली मार दिया, जो भी कुछ किया, ठीक। लेकिन अब अगर यहां से उसने कुछ बोला, अगले 2-3 दिन बाद आपको फिर याद हो रहा है कि भाई इसने तो गाली दी थी, इसको तो मारना है, तो ये चीज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जो है फॉल नहीं करती है। अब 3 दिन थे आपके पास आपका पैशन कूल डाउन करने के लिए, समझ आ रही है ना? 3 दिन थे पैशन कूल डाउन करने के लिए, उतने दिन में आपका गुस्सा नहीं कंट्रोल हुआ, तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखी जाएंगी। ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने होंगे, देखना होगा, इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेना होगा, उसके बाद ही जो है हम डिफेंस दे सकते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का, ठीक है। देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102, the right of private defense of the body commences as soon as the reasonable apprehension, मतलब कि जैसे ही reasonable apprehension शुरू हो रहा है बंदे को, कोई मतलब डर लगना शुरू हो रहा है कि मतलब जैसे मान लो मैं, अगर कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई पर्सन, सम पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, अब यहाँ से कोई पर्सन ऐसे इसके तरफ भागता हुआ आ रहा है, गोली लेकर के आ रहा है, गोली नहीं है मतलब जो भी है, ठीक है, मान लो पिस्टल लेकर के ये बंदा यहाँ से आ रहा है, इसको दिख रहा है ना, तो रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है इसका यहाँ से शुरू हो गया, बिकॉज यू कैन सी कि ये जो है कभी भी आकर के इधर से गोली मार देगा, तो यहाँ से रीजनेबल एप्रीहेंशन इसका शुरू हो गया है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी इसका शुरू हो गया। अब चाहे तो ये इसके ऊपर पत्थर फेंके या कुछ भी करे, ठीक है, वो कर सकता है। तो द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट एंड थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, लेकिन अगर हम वैसे सोचें तो अटेम्प्ट करने की वो, ये एक तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश ही तो कर रहा है, अभी बहुत पास नहीं आया, लेकिन इसको दिख तो गया है कि इधर ही आकर के इसको मारने वाला है, थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, अभी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, लेकिन आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इस बंदे का शुरू हो गया। Such right continues as long as apprehension of danger or to the body continues। अब ये 1 किलोमीटर तक इसको भगाएगा तो इसका 1 किलोमीटर तक जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलता रहेगा, जब तक कि डेंजर रहेगा तब तक कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलता रहेगा। The threat however must reasonably give rise to present and imminent danger and not remote danger। ये जो थ्रेट है ये रीजनेबल और प्रेजेंट, मतलब अब दिख रहा है उसको सामने, तो अब रिमोट का वो उसने ऐसे ही कुछ कह दिया, धमकी वगैरह दे दी, अब जब धमकी दे दी है तुमको तो तुम्हारे पास टाइम है कि तुम जा करके पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स करो, ठीक है। इतना रिमोट नहीं होना चाहिए, टू रिमोट एंड टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ पता तो है कि हो सकता है मार दे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पाया कब मारेगा, तो भाई आप, यू हैव टाइम, यू कैन गो टू पब्लिक अथॉरिटीज एंड टेल देम कि आपकी लाइफ को डेंजर है, जो सही तरीका होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेजेंट और इमिनेंट होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, इमीडिएटली। यहाँ इसको इमीडिएटली लग रहा है तो इसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सरसाइज कर सकता है बचने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हटाते हैं। देखो, अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट पेनलाइजेशन ऑफ नेग्लिजिबल रॉन्ग्स। 95 क्या कहता है? डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, पता होगा, ये आपका प्री का क्वेश्चन है, ये डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, ये आपका प्री का क्वेश्चन है। कोर्ट जो है या लॉ जो है छोटी मोटी चीजों का नोटिस नहीं लेता है, ठीक है। ट्रिफल्स एक्ट होते हैं, ट्रिफलिंग एक्ट होते हैं, उनका जो है कोर्ट नोटिस नहीं लेता है। तो
प्रिवेंट करता है सेक्शन 95 आईपीसी पेनलाइजेशन ऑफ नेग्लिजिबल रॉन्ग, मतलब जिनको इग्नोर किया जा सकता है। मतलब किसी ने आपको ऐसे चुटकी काट ली तो अब आप इसके लिए कोर्ट थोड़ी ना पहुंच जाओगे, या थोड़ा सा ऐसे मजाक मजाक में मार दिया तो आप कोर्ट नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। वेदर एन एक्ट विच अमाउंट्स टू एन ऑफेंस इज ट्रिवियल वुड डिपेंड ऑन द एविडेंस कोलेटेड इन रिलेशन टू इंजरी और हार्म। अमाउंट जो मतलब आपका ये एक्ट है, क्या वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके एविडेंस पर और इंजरी पर, मतलब रिलेशन टू द इंजरी और हार्म, को कोई हानि हुई है आपको कि नहीं हुई है। द नॉलेज और इंटेंशन विद विच द ऑफेंडिंग एक्ट वाज डन एंड द अदर रिलेटेड सर्कमस्टांसेस। भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, इतना लिख दोगे काफी है। ये आगे से आगे सारी चीजें समझाने वाली है, इतना आपको नहीं लिखना है उसमें। इतना ये अगर आप याद रखते हो कि सेक्शन 95 आईपीसी जो है वो इंटेंट करता है कि जो आपका पेनलाइजेशन है नेग्लिजिबल रॉन्ग्स का वो ना किया जाए, ठीक है। तो ये अमीश देवगन के केस में कहा गया था, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, महावीर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब है हमारे सामने तो देख लेते हैं। सेक्शन 97 और सेक्शन 97 recognizes the right of a person not only to defend his own or others body but to defend his own or another's body। तो यहाँ पर एक केस है, उसके केस है कि शायद कि इलस्ट्रेशन है आपके बियर एक्ट में, उसमें ये बता, उसमें एक आर्मी मैन का वो देख लेता है, शायद कोई लड़की को परेशान कर रहा होता है या उससे कुछ लूटने वगैरह आता है, तो वहां से वो देख लेता है, फिर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके अगेंस्ट जो है एक्सरसाइज करता है, ठीक है, उस चोर को भगाता है। तो ये चीज है, ठीक है। ये आई गेस कोई इलस्ट्रेशन है आपके सेक्शन का। देखो अब इसमें क्या बताया कि सेक्शन 97 सिर्फ ये नहीं बता रहा कि आपको राइट ऑफ अ पर्सन सिर्फ आपको खुद की बॉडी के लिए मिला है, ठीक है, किसी और की बॉडी या प्रॉपर्टी के लिए नहीं मिला। कहा गया कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी और बॉडी के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। इट इज वेल सेटल्ड दैट द रूल ऑफ retreat which common law courts have recognized is not relevant under IPC. In India, there is no rule which expects a man to run away when confronted with a situation where he can exercise his right of private defense। इंडिया में कहा गया ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब एक मैन से ये जो है एक्सपेक्ट किया जाए कि वो अगर इस सिचुएशन में है तो वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना एक्सरसाइज करे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। देन Sukumaran versus state, a mere reasonable apprehension is enough to put the right of private defense into operation। mere reasonable apprehension अगर है, आपको थोड़ा सा डर भी ऐसा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, आपके पास right of self defense है। It is not necessary that there should be actual commission of crime। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि actual commission of crime हो गया, बिल्कुल जरूरी नहीं है, of the offense in order to give the right of private defense। It is enough if the accused apprehended that such an offense is contemplated। सिर्फ इतना ही जो है जरूरी है, इतना ही इनफ है कि वो accused ने apprehend कर दिया हो कि ऐसा offense जो है हो सकता है तुम्हारे साथ, and it is likely to be committed if the private defense is not exercised। और मतलब वो क्यों ऐसा likely है कि वो commit हो जाएगा अगर उसने private defense exercise नहीं किया उस person ने, ठीक है। तो ये सब कुछ प्राइवेट डिफेंस के केसेस थे। अब हम आएंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट to constitute offense of waging war under section 121 of the code, the intention and purpose of the warlike operation directed against the government is sine qua non, ठीक है। तो ये चीज जो है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है, याद रखना चाहो रख लेना, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है ना, ये पूछे नहीं जाते, मतलब मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, प्री में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that section 124A does not violate article 19(1)A of the constitution as it is a reasonable restriction। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ के, ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ के केस में कहा कि ये जो आपका 124A है, यानी कि सेडिशन जो है आपके पास, ये वायलेट नहीं कर रहा है किसको, आर्टिकल 19 को। क्यों? क्योंकि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा तो फिर कोई भी कुछ भी बोलेगा सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, 124A इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इस वजह से जो है इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। साइन क्वा नॉन का मतलब लिख लो, क्योंकि ये वैसे भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि इसका क्या मतलब होता है,
प्री में, उसका मतलब है विदाउट समथिंग एल्स, या लिख लो वोंट बी पॉसिबल, जो भी लिख लो, समथिंग एल्स वोंट बी पॉसिबल। बेसिकली हम कंसिडरेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, वोंट बी पॉसिबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में, इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? द कोर्ट हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज अ प्री अरेंज प्लान। कॉमन इंटेंशन का मतलब है प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, ठीक है, एक प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स और प्रायर कंसल्टेशन बिटवीन ऑल पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप। मतलब कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि एक प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, पहले से आपने कुछ प्लान करके रखा हो, प्रायर मीटिंग होना चाहिए माइंड्स का, सबका आपस में जो है मेल मिलाप होना चाहिए, प्रायर कंसल्टेशन होनी चाहिए ग्रुप की आपस में, ठीक है, पहले से कुछ ये लोग अपना प्लान करके आए हो, कैसे इन लोग को ऑफेंस करना है, क्या करना है, ठीक है। Then the court laid down the following principles under section 34. Essence of liability under section 34 is found in common intention. To invoke section 34, it must be shown that the act was done in furtherance of common intention. अब ये सेक्शन तो मुझे लगता है आप लोगों को रट गया होगा, नहीं मतलब अगर नहीं भी रटा है तो रट जाना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है ये वाला सेक्शन आपके लिए, चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। तो क्या सेक्शन 34 को इन्वोक करने के लिए आपको दिखाना होगा कि एक्ट जो है वो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में हुआ था। कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज प्री अरेंज्ड प्लान, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट क्रिमिनल एक्ट वाज डन इन कॉन्सर्ट परसुएंट टू अ प्री अरेंज्ड प्लान। कॉमन इंटेंशन का समझ गए ना, मतलब कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि एक प्री अरेंज प्लान होना चाहिए और ये चीज प्रूव होनी चाहिए कि जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है वो एक प्री अरेंज प्लान के कॉन्सिक्वेंस में हुआ है, ठीक है, या उसके परसुएंस में हुआ है। फॉर इंटेंशन टू बी कॉमन इट मस्ट बी नोन टू ऑल मेंबर्स। भाई हम कह रहे हैं कॉमन इंटेंशन कॉमन का मतलब है कि सारे मेंबर जितने हैं ग्रुप के उन सबको पता होना चाहिए, मस्ट ऑल्सो बी शेयर्ड बाय देम, ठीक। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर पोस्ट ऑफिस वाला केस है, ये शंकरी टोला वर्सेस शंकरी टोला वाला केस है, ठीक है। तो ये शंकरी टोला के नाम से भी पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज ना हो ना, बरेंद्र कुमार वर्सेस एम्परर ही है केस का नाम, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ अ पर्सन हु डज नॉट डू एनीथिंग, कोई व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया, ठीक है, बट इफ ही हैज कॉमन इंटेंशन ही विल बी लाइबल, उसका कॉमन इंटेंशन था वो लाइबल होगा। The court said they also serve who only stand and wait। अब ये बंदा बरेंद्र कुमार घोष ने कहा कि मैं तो गेट के बाहर खड़ा था भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो मारा नहीं उसको गोली पोस्ट मास्टर को, तो मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो या मुझे क्यों जो है सजा मिल रही है। तो कोर्ट ने कहा भाई साहब देखिए, जो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, आप खड़े होकर के वहां पे वेट कर रहे थे और आपका कॉमन इंटेंशन था, आपको पहले से प्लानिंग पता थी कि यहाँ पे जो है लूटमार होने वाली है, तो ये सारी चीजें जब आपको पता थी, आपको कॉमन इंटेंशन था, यू विल बी हेल्ड लाइबल। ये जो लाइन लिखी है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जैसे लिखी है वैसे ही आपको याद रखनी है, ठीक है, इतना ही आपको इस केस में लिख करके आना है, अन्यथा इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, वैसे इतना ही आपको कॉमन इंटेंशन में अगर आप लिख करके आते हो इट इज मोर देन इनफ, ये लाइन याद रखना बस, ठीक है। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन कैन डेवलप ऑन द स्पॉट। ये कई बार ये केस पूछा गया है, ये दोनों केसेस प्री में तो पूछे ही गए हैं, मेंस में तो आप लिख करके आओगे ही, प्री में भी ये ऋषिदेव पांडे वाला केस भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। ऑल्सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ये मैंने जब आईपीसी का आपको वो कराया था रैपिड रिविजन तब भी बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, कुछ दिक्कत है ना, अभी ठीक है, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया था, ठीक है। अब मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये 14 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 एंड 21 के स्पिरिट के अगेंस्ट है। जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द वर्ड ग्रॉस हैज नॉट बीन यूज्ड इन सेक्शन 304A
but it is settled in criminal law that negligence or recklessness must be of such high degree as to be gross. हम भले ही कह रहे हैं 304A में ग्रॉस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये सेटल्ड है, ये सेटल्ड लॉ है कि क्रिमिनल लॉ में जहां नेग्लिजेंस या रेकलेसनेस हो रहा है तो ये हाई डिग्री का होना चाहिए। अगर उसको ग्रॉस कह रहे हैं तो ग्रॉस होने के लिए बेसिकली देखो, ग्रॉस होने के लिए उसका हाई डिग्री का होना जरूरी है। ठीक, द एक्सप्रेशन रैश एंड नेग्लिजियस एक्ट इज टू बी क्वालिफाइड बाय द वर्ड ग्रॉसली। ठीक है, इट इज क्वालिफाइड बाय द वर्ड ग्रॉसली, तो ये आपको याद रखना है। देन मुस्तफा शादल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये जो केसेस है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, ओम प्रकाश वाला इंपॉर्टेंट है लेकिन अब है तो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द एक्सप्रेशन सून बिफोर डेथ एंड हेल्ड दैट देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एंड live link between the effect of cruelty based on dowry demand and the concerned death। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सून बिफोर डेथ का मतलब ये है कि प्रॉक्सिमेट जो है होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए प्रॉक्सिमेट का, कोई लाइव लिंक होना चाहिए, कोई कनेक्शन होना चाहिए क्रूअल्टी के बीच में और डाउरी डिमांड के बीच में। ठीक है, सॉरी मतलब जो भी क्रूअल्टी हुई है उसका डाउरी डिमांड से या कंसर्न जो डेथ हुई है ये सब का जो है आपस में लिंक होना चाहिए, लिंकेज होना चाहिए। सून बिफोर डेथ का मतलब ये है। ठीक, गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2019 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर सेक्शन 304B he made only if the woman 304B can be made only if the woman was subject to cruelty, अगर वो cruelty से subjected है, और harassment by her husband, उनके husband के द्वारा, और his relative, उनके relative के द्वारा भी हो सकता है, which must be for or in connection with the demand of dowry। किसका कनेक्शन होना चाहिए? डिमांड ऑफ डाउरी का। ठीक, दहेज लेने की मांग होनी चाहिए सून बिफोर अ डेथ। क्रूअलिटी मस्ट बी इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। कितनी बार देखो इस केस में भी वही कह रहे हैं, इस केस में भी 2005 में भी वही बात कही, 2013 में भी वही बात कही, 2019 में फिर वही बात कही कि भाई कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सून बिफोर अ डेथ का मतलब ही यही है कि कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका डाउरी के बीच में और उनकी मृत्यु के बीच में। Om Prakash versus State of Punjab, a person commits an offence with the intention to commit murder, and in pursuance of such intention, an act towards its commission, he will be liable to attempt to murder। अगर वो मर्डर करना चाह रहा है और उसने अगर पर्टिकुलर मर्डर के कमीशन में कोई एक्ट कर दिया तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बॉडीली इंजरी केपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ शुड हैव बीन कॉज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, ये चीज जरूरी नहीं है कि इस तरीके की बॉडीली इंजरी पर्सन को हो ही गई हो कि उससे जो है डेथ कॉज हो ही जाएगी, ये चीज जरूरी नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर में तो वो फिर भी फॉल करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट 309 वायलेट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 309 जो है वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब है केस श्रीमती ज्ञान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये केस इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ ले जाता है, इसमें बस इतना याद रखो, राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। ठीक है, ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना चाहो देख लेना अपनी मर्जी से, ये दोनों केसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी केस पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट रेड डाउन, ये मैंने देखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको मतलब याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये वाला केस इंडिपेंडेंट थॉट नवतेज सिंह जौहर। ठीक है, देखो क्या हुआ इसमें। सुप्रीम कोर्ट रेड डाउन एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375। ठीक, The court held that sexual intercourse with wife below the age of 18 years constitute rape। कोर्ट ने कहा कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, अपनी खुद की वाइफ है उसकी, लेकिन बिलो 18 ईयर्स है, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। Therefore, after the decision of the Supreme Court, इस डिसीजन के बाद, in this case, 15 years in exception 2 of section 375 should be read as 18 years। तो जब जो पहले 15 years लिखा हुआ था उसको 18 years कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन से केस में जो है एज का ये कर दिया गया था, 15 से 18 कर दिया गया था। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी हेल्ड
unconstitutional to that extent it criminalizes consensual homosexual acts in private. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड प्रीवियस जजमेंट, प्रीवियस 2013 जजमेंट इन सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन. ये भी केस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये भी केस इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये भी केस याद रखना है आपको. प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए याद रखो ना रखो, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखना है. बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केस. इस केस में क्या हुआ, द एक्सप्रेशन सून बिफोर हर डेथ यूज्ड इन सब्सटैंटिव सेक्शन 304B एंड सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. कितना समय दे रखा है यहाँ पर, टाइम कितना दे रखा है, ईयर्स कितने दे रखे हैं, कितने साल की मैरिज होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में. ठीक है, नो डेफिनेट पीरियड हैज बीन इंडिकेटेड एज एक्सप्रेशन एंड द एक्सप्रेशन सून बिफोर इज नॉट डिफाइंड. भाई कोई डेफिनेट पीरियड तो दे नहीं रखा और ना ही कोई एक्सप्रेशन मतलब सून बिफोर को डिफाइन कर रखा है. द एक्सप्रेशन सून बिफोर वुड नॉर्मली इम्प्लाई that the interval should not be much between the concerned cruelty or harassment and the death in question. There must be existence of a proximate and live link between the effect of cruelty based on dowry demand and the concerned. फिर से वही चीज जो है यहाँ पर बोली गई. ये टाइम बताएंगे आप लोग मुझे कितना समय जो है दे रखा है, क्योंकि आपका प्री का भी क्वेश्चन है. 304B आईपीसी के कंटेक्स्ट में भी आता है और आपका एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में भी आ सकता है कि कितने साल का जो है रिलेशन या मैरिज होनी चाहिए. State of Madhya Pradesh versus Kalyan Singh and others, the Supreme Court observed that the offence under section 307 of IPC, that is attempt to murder, cannot be quashed. इसे quash नहीं किया जा सकता. Even when there is any settlement between the complainant and the accused, as it is a non-compoundable offence. Sorry, क्योंकि offence non-compoundable है, इसको compound नहीं किया जा सकता. Section 320 CRPC के तहत इसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता. भाई जब कंपाउंड नहीं किया जा सकता है तो कोई भी सेटलमेंट हम नहीं कह सकते कि हो सकता है. ठीक भाई, जब कंपाउंडेबल ऑफेंस ही नहीं है तो सेटलमेंट का आएगा. हम सेटलमेंट तो उन्हीं ऑफेंसेस कराते हैं ना जिन्हें हम कंपाउंड कर सकते हैं. जब हम कंपाउंड नहीं कर सकते नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट मेंशन्ड इन सेक्शन 320 CRPC. यू हैव नो राइट टू कंपाउंड दिस ऑफेंस और टू मेक एनी सेटलमेंट बिटवीन द कंप्लेनेंट और द अक्यूज्ड. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, इस केस में कहा गया था. आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर दूं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद रफीक, अब ये भी इंपॉर्टेंट है मोहम्मद रफीक का केस. मोहम्मद रफीक एंड कालू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस, नहीं इनका नाम मतलब मोहम्मद रफीक कह लो या कालू कह लो, @ वाला सिस्टम जो है इसमें. The Supreme Court has explained the difference between culpable homicide under section 304 of IPC and murder under section 300 IPC. The court observed that though it is difficult to distinguish between culpable homicide and murder as both involve death. So कोर्ट ने कहा कि ये थोड़ा सा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा कठिन है इस बात को डिफ्रेंशिएट करना कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में ही डेथ इन्वॉल्व है. देयर इज अ सटल डिस्टिंक्शन ऑफ इंटेंशन नॉलेज इन्वॉल्व इन बोथ द क्राइम्स. लेकिन इंटेंशन और नॉलेज का तो डिफरेंस है, हमें साफ साफ पता चलता है भाई. इंटेंशन और नॉलेज का तो डिफरेंस है. The difference lies in the degree of the act. ये बात याद रखिएगा आप लोग. कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो डिग्री का डिफरेंस है, या आप कह लो सरल भाषा में ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस का डिफरेंस है. ठीक है, ये बात जो है आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. रेप अक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड. इन्होंने कहा रेप अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है on sole testimony of the prosecutrix. जो विक्टिम है आपकी, उसकी सोल टेस्टिमनी पे रेप अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है इफ शी फाउंड टू बी क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी. अगर ऐसा लग रहा है कि वो क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी है. देयर कैन बी अ कन्विक्शन ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम, प्रोसिक्यूटिक्स और प्रोसिक्यूट्रिक्स व्हेन द डिपोजिशन ऑफ द प्रोसिक्यूटिक्स इज फाउंड टू बी ट्रस्टवर्दी. दोबारा वही बात बोल दी, क्या जरूरत थी. इफ क्रेडिबल, कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी बेस्ड ऑन सोल टेस्टिमनी विदाउट कोरैबोरेशन. विदाउट कोरैबोरेशन होगा, विदाउट कुछ भी जो है पुष्टि करने की जरूरत नहीं है. अगर लग रहा है कि जो आपकी विक्टिम है वो क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी है, किसी तरह की कोई पुष्टि करने की जरूरत नहीं है. टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम इज वाइटल. उसकी विक्टिम की टेस्टिमनी वाइटल है, सब्सटैंटिव है, इंपॉर्टेंट है. अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजंस व्हिच नेसेसिटेट लुकिंग फॉर कोरैबोरेशन
ऑफ स्टेटमेंट। तो ये कब तक वाइटल है? तब तक वाइटल है जब तक कि कोई ऐसे कंपेलिंग रीजंस ना दिखे कि नहीं जरूरी ही है कोरैबोरेट करना। कहीं अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है कोर्ट को तो भाई कोर्ट कह सकती है कोरैबोरेट कर लो, अन्यथा बिना कोरैबोरेशन के भी जो है उनको सजा हो सकती है। ठीक है, रेप अक्यूज को। ये फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कहा गया, बहुत अच्छा केस है। आगे बढ़ते हैं, आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले, ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी आप इसे पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉर एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन फियर और थ्रेट में बी यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है तो डर तो होना चाहिए ना भाई, डर होना चाहिए, धमकी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे एक्सटॉर्शन का ऑफेंस हुआ है। आर के दालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, द वर्ड्स ऑफ सेक्शन 405 क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज वाइड इनफ टू इंक्लूड द केस ऑफ अ पार्टनर। इतना वाइड है कि हम केस जो है पार्टनर का भी इंक्लूड कर सकते हैं। इफ इट बी प्रूव्ड दैट ही वाज इन फैक्ट एंट्रस्टेड विद द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, कि उसको जो है इंटरेस्ट किया गया था उस पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी के लिए, और विद डोमिनियन ओवर इट, या फिर उसका डोमिनियन था, एंड हैड डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएटेड इट, और उसने डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट भी किया है, और कन्वर्टेड इट टू हिज ओन विल, या फिर उसने कन्वर्ट किया है। तो मतलब ये पार्टनर के केस को भी इंक्लूड कर सकता है, ऐसा नहीं कि पार्टनर के केस को इंक्लूड नहीं करेगा। आगे बढ़ो, सतीश चंद्र रतन दास शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिटर्न द लोन कैन नॉट गिव राइज टू अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर चीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बंदा अगर लोन नहीं भर पा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी जो इन्वॉल्व करेगा चीटिंग, अनलेस फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज शोन राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर देखो, अगर फ्रॉडुलेंट चीज दिखा दी गई, डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब कि इसका तो मानस ही यही था कि वो जो है बैंक का पैसा लेकर के भाग सके, अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तब तो जो है हम उसको चीटिंग के लिए लाइबल कर देंगे। नहीं तो कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बंदा पैसे की कमी की वजह से लोन अमाउंट को पे नहीं कर पा रहा है तो कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसका नहीं होगा। इंपॉर्टेंट केस है, अच्छा केस है, ये रिसेंट केस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आएंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज में। जोसेफ शाइन वर्सेस ये देखो, आगे बढ़ते हैं, पहले बताती हूँ आपको, ये केस याद रखना, पूछा गया है प्री में, recent केस है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड विच क्रिमिनलाइज एडल्टरी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रक डाउन किया था इस केस में। ये आपको केस नहीं, क्यों हटा दिया मैंने, ये आपको केस याद रखना है, इंपॉर्टेंट केस है। आगे बढ़ते हैं, अटेम्प्ट से रिलेटेड आपका ये लास्ट स्लाइड है जो कि कह रहा है, अभियान मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट व्हेन ही इंटेंड्स टू कमिट दैट ऑफेंस। हम कब कहेंगे कि अटेम्प्ट हो गया? जब उसका इंटेंशन था उस ऑफेंस को कमिट करने का, उसने प्रिपरेशन करी विद द इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, उसने प्रिपरेशन करी इस इंटेंशन से कि वो ऑफेंस कमिट करेगा, है ना, और उसने कोई एक्ट किया उसके कमीशन में। जैसे मान लो अगर उसका मानस है कि जहर दे करके मारेगा तो गया जहर खरीद करके लाया, ये प्रिपरेशन में आ गया ना, तो ये चीज भी ये अटेम्प्ट में आ जाएगा। ठीक है, सच एक्ट नीड नॉट टू बी penultimate act towards the commission of offense but must be an act during the course of committing the offense। must course of committing of offense में होना चाहिए वो एक्ट। मतलब देखो, जहर खरीद करके लाया, अब उसने जहर खीर में मिला भी दिया, खीर में या किसी भी चीज पर्टिकुलर खाने की चीज में वो जहर मिला भी दिया, तो यहाँ पर उसने प्रिपरेशन तो करी, जाकर के खरीद करके लाया जहर, और उसने कोई एक्ट भी तो कर दिया भाई, मिला भी तो दिया, वो खा लेगा तो मर ही जाएगा ना, तो अटेम्प्ट के लिए जो है वो लाइबल हो जाएगा। खा लेगा तो भाई अटेम्प्ट के लिए लाइबल हो जाएगा, नहीं खा पाएगा उससे पहले अगर पब्लिक अथॉरिटी उसको पता चल गया तो वो अटेम्प्ट के लिए लाइबल होगा वो पर्सन। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद यकूब, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सम एक्ट मस्ट बी डन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। कुछ एक्ट तो होना चाहिए एक्ट कमीशन ऑफेंस के कमीशन के लिए, एंड सच एक्ट मस्ट बी प्रॉक्सिमेट टू द इंटेंडेड रिजल्ट। कुछ कनेक्शन होना चाहिए कि मतलब ये इंटेंडेड रिजल्ट उसको चाहिए था। प्रॉक्सिमिटी नीड नॉट टू बी in relation to time and action but in relation to intention। इंटेंशन से रिलेशन होना जरूरी है, जरूरी नहीं है वक्त से और एक्शन से रिलेशन होना जरूरी नहीं है। क्वींस वर्सेस कॉलिन, ये आपका इंपॉर्टेंट केस है, एक अभियंत वाला केस था और ये आपका इंपॉर्टेंट केस है क्वीन वर्सेस कॉलिन्स का। इट वाज लेड डाउन दैट इफ अ मैन अटेम्प्टेड टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट ही वुड नॉट बी लाइबल। कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने, मैन ने कोई ऐसा काम करने को अटेम्प्ट किया है जो कि इम्पॉसिबल काम है तो उसको लाइबल नहीं किया जाएगा। आर वर्सेस मैकफेरसन एंड
आर वर्सेस डॉड वर डिसाइडेड ऑन द सेम लाइंस। ये केस भी पूछ लिया जाता है, ये वाला आर वर्सेस मैकफर्सन वाला केस, ठीक है। ये तो नहीं, आर वर्सेस डॉट तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये आर वर्सेस मैकफर्सन पूछ लिया जाता है, याद रखना। आर वर्सेस ऑसिब्रन, इन दिस केस ए गेव सर्टेन पिल्स फॉर कॉजिंग अबॉर्शन। ए ने जो है कुछ पिल्स दी अबॉर्शन करने के लिए, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट पिल्स वर इनोकुनस। इनोकुनस का मतलब है कि हार्मफुल नहीं थी। मैं यहाँ पर एक सेकेंड, मैं यहाँ पर स्टार बनाकर लिख दे, क्या ही स्टार बना है, एक सेकेंड रुको, या मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दे रही हूँ। स्टार तो मुझे नहीं लग रहा बनने का मुझसे, हाईलाइट करके मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इसका मतलब दैट इट इज नॉट हार्मफुल, ठीक है। और अब हम इसे हाईलाइट कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट सिंस द पर्सन वॉज नॉट ऑन द जॉब ही इज नॉट लाइबल फॉर अटेम्प्ट। उन्होंने कहा कि वो जॉब पर, कोई जॉब होगी उसमें इतना कुछ आपको फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि क्या हेल्ड हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सिंस द पर्सन उस वक्त जॉब पर नहीं था तो उसको अटेम्प्ट के लिए लाइबल नहीं किया जाएगा। दिस केस हैज बीन ओवर रूल्ड इन आर वर्सेस स्पाइसर। अब ये को क्वेश्चन बना के पूछ ले कि ये पर्टिकुलर बात कौन से केस में जो है ओवर रूल कर दी गई थी, तो ये आर वर्सेस स्पाइसर भी याद रखना है, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे केसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने उस पर जो है आप लोगों को अच्छा खासा कंटेंट तो मिल ही गया है, खैर, लेकिन अरे यार ऊपर नहीं जा रहा है क्या, चला गया। हाँ, तो कंटेंट तो मिल ही गया है, और साथ ही साथ आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। पता नहीं मैं क्या बोलने वाली थी, मेरे दिमाग से उतर गया। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मेरे ही नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां से ही पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करना ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।